हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व पेपर का सलूशन देख रहे थे यहाँ पे, और जिसमें से सेट फर्स्ट का सलूशन हम लोग देख चुके थे, और यहाँ पे भौतिक विज्ञान सेट 2 का सलूशन 2023 का देख रहे थे। इसके अंतर्गत पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें इन सब क्वेश्चंस का सलूशन दे रखा है, और आज इसी के संदर्भ में पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हमें यहां से क्वेश्चन को करने थे। ठीक है, देखिए खंड स तक के सभी क्वेश्चन का सलूशन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो खंड द का चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए कि क्रांतिक कोण होता क्या है, और दूसरा दिया है प्रकाशिक तंतु की क्रियाविधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। इसमें 2 चीजें पूछी है उन्होंने, एक पूछा है क्रांतिक कोण की परिभाषा और दूसरा पूछ रखा है प्रकाशिक तंतुओं की क्रियाविधि का उल्लेख कीजिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, मैंने जैसा कि इसमें दे रखा था कि क्रांतिक कोण, ठीक है, तो क्रांतिक कोण हेडिंग कर लिया और इसके संदर्भ में जो भी इसकी परिभाषा है वो यहाँ पर लिख ली। देखिए, इसमें लिखा मैंने कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई अक्ष है, ठीक है, इस अक्ष पर ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये सघन माध्यम है, और इसके ऊपर, इस अक्ष के ऊपर कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। इसमें जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे सघन माध्यम से जाएगी तो ये अभिलंब है। तो जब हम जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है ना। मैं एक पेज पर समझा रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। जैसे मान लीजिए कोई पेज है, यहाँ पे मैं ले लूँ, ये 2 मीडियम मैं बना देता हूँ इस तरीके से। देखिए, ये 3 केस मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये हर बार क्या है, नीचे वाला सघन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नीचे वाला क्या है, सघन, और ऊपर वाला क्या है, विरल। तो देखिए, यहां से कोई मान लीजिए प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो इस पे आपतित हो रही है, तो ये क्या होगी कि अभिलंब से दूर हटके इस तरफ आगे बढ़ जाएगी, है ना। अभिलंब यहां से आया, ये आपतित किरण हुई, ये अभिलंब हुआ, और ये यहां से आया सीधे, और स्ट्रेट न जाके अभिलंब से क्या हुआ, दूर हटते हुए यहां से आगे निकल गया। ठीक, तो ये आपका बना IR, ये, और ये आपका बना I, ये बन रहा है R अपवर्तन कोण, और ये आपतन कोण, ये बन रहा है ना, ये अभिलंब के बीच ही बन रहा है। दूसरे केस में क्या हुआ, जब इस I को और आप इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो I आपका इतना बढ़ गया। जब I इतना बढ़ेगा तो ये हो सकता है यहां कहीं से निकल रहा हो, है कि नहीं। और ऐसा ही जब इस I का मान और ज्यादा एडजस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, और इस बार ये जो अपवर्तन कोण R आ रहा था ना यहाँ पे, ये अपवर्तन कोण इसी पे, इसी अक्ष पर ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये अभिलंब था नॉर्मल और अपवर्तन के बीच बना कोण कितने का हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ पे जो आपतन कोण है I, ये I न रह के IC हो जाता है। IC मतलब क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल। ठीक, देखिए यहाँ पे समझा रखा है वही चीज कि ये एक अक्ष है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, इस पर आपतित होने के बाद ये यक्ष अक्ष पर ही सीधे निकल जा रही है। तो ये अभिलंब है और ये अक्ष है, अभिलंब और अक्ष के बीच बना कोण कितने का है, 90 अंश का। तो ये आपका R बराबर 90 डिग्री हो जाता है, तो I आपका क्रिटिकल एंगल IC हो जाता है। क्रांतिक कोण ये है। ठीक, अगला है प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि क्या होती है, देखिए इसमें एक प्रकाशिक तंतु बनाने की कोशिश की गई है। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का उपकरण है, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या है भाई, एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को अत्यंत दूरी तक बिना तीव्रता खोए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसे कोई सुरंग वगैरह होती है तो प्रकाशिक तंतु उसमें लगा देते हैं, क्योंकि बल्ब तो वहां जल नहीं सकता है, तो पाइप डालते हैं इस तंतु की, और वो पाइप उतने ही तीव्रता के साथ वहां पे लाइट उत्सर्जित कर देती है और चीजें दिखाई दे जाती हैं। तो चलिए देखिए समझते हैं इसके विषय में।
प्रकाशिक तंतु क्या होती है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये है, ठीक है। इसकी डबल लेयरिंग होती है, अंदर वाला क्या होता है, डबल लेयरिंग होती है। ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्लैडिंग होता है और ये वाला हिस्सा इसका क्रोड कहलाता है, ठीक। इसमें होता क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। जब कोई प्रकाश की किरण इसमें जाती है इस तरीके से, तो प्रकाश की किरण इस पर टकराने के बाद फिर यहाँ से परावर्तित हो जाती है, फिर यहाँ से वापस परावर्तित हो जाती है, फिर देखिए इधर परावर्तित हो गई, फिर यहाँ से परावर्तित हो गई और फिर इस तरीके से यहाँ बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे जितने इंटेंसिटी की मतलब जितने तीव्रता की लाइट हम भेज रहे हैं उतने ही तीव्रता की लाइट यहाँ पे बाहर भी निकलती है। इसकी ये विशेषता है, मतलब रास्ते में प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जब आया तो इसके बीच में अपनी इंटेंसिटी नहीं खोया, अपनी तीव्रता को कम नहीं होने देता है, यानी इसमें प्रकाश की ऊर्जा हानि बहुत कम होती है, ठीक है। और जितने तीव्रता का प्रकाश डालते हैं लगभग उतने तीव्रता का प्रकाश हमें मिल जाता है। तो इसकी कार्यविधि क्या होती है समझते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा है, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग कर लिया, छोटा सा सिद्धांत एक लाइन का इसका लिख दिए हैं कि प्रकाशिक तंतु जो होती हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक। अब हमारा ये हेडिंग है प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि, तो कार्यविधि समझाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, एक मिनट देखिए, हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। देखिए इसमें सिद्धांत के नीचे लिखा गया, जब प्रकाश के तंतु को एक सिरे पर छोटे छोटे कोण पर आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है। इस तंतु के क्लैडिंग के अंतरा पृष्ठ से बार बार TIR मतलब बार बार क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। इस प्रकार कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश के अंत में दूसरे सिरे से उतनी ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाता है। देखिए एक चीज की बात की गई है, किसकी, ये तीव्रता मेन चीज है कि जितने तीव्रता की लाइट आप यहाँ पे डालते हैं उतने ही तीव्रता की ये निकल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 100 मीटर कोई लंबी ये पाइप है और 100 मीटर दूर आपने एक बल्ब जलाया यहाँ पे, तो उस बल्ब में जो लाइट जा रही है इस 100 मीटर पाइप से गुजरने के बाद वहां पे भी उतना ही प्रकाश लगभग दे जाएगी, ठीक है। जितना इंटेंसिटी यहाँ देंगे उससे थोड़ा सा ही कम होगा, लेकिन उतने इंटेंसिटी का लगभग यहाँ पे आउटपुट दे जाती है जितने का हम इनपुट डालते हैं। तो ये इसका काम है और प्रकाशिक तंत्र की क्रियाविधि आपको समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक धातु का कार्यफलन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁹ जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो स्तब्ध विभव की गणना कीजिए, ठीक है। संस्तब्ध विभव की गणना करना है हमको V0 की, और हमें धातु का कार्यफलन दे रखा है और धातु का आवृत्ति यानी न्यू का मान इसमें दे रखा है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके रखा गया है, इसको समझाते हैं आप लोगों को। देखिए प्रश्न उत्तर चौथे का ख यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख रखा है। सबसे पहले कार्यफलन की बात हो रही है। कार्यफलन उन्होंने कितना दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था 2.5 × 10⁻9 जूल, ये -9 है, ठीक है। और आवृत्ति फोटान की आवृत्ति दे रखी थी कितना, 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमें संस्तब्ध विभव निकालना था जिसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमको निकालना है। हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद फोटोन की ऊर्जा क्या होती है भाई, फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है hν, ठीक है। H का मान कितना होता है, H का मान होता है 6.6 × 10⁻34। आपके बुक में भी दे रखा है और साथ साथ जो ये प्रश्न पत्र जहां से हम उठाए हैं वहां पे भी इसका मान दे रखा है, तो आप वहां से लर्न कर सकते हैं। और न्यू0 जो न्यू है, सॉरी न्यू0 नहीं है, न्यू है। न्यू जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मान देखिए ऊपर कितना दे रखा है 6 × 10⁻14, तो इसको यहाँ रख दीजिए तो गुणे हो जाएगा 6 × 10⁻14। अब 6 का इसमें गुणा करिए, 6 × 36 को 6 हाथ में 3
और ये भी 6 6 के 36 और 3 39, तो ये आ गया 39। एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो 39.6 गुणे ये -34 है और 14 है। ये माइनस का 34 अब प्लस का 14 है, यानी 34 से अगर हम 14 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -20। ठीक, अब देखिए हम दशमलव को एक अंक इधर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो जब दशमलव को एक अंक शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.96 गुणे 10 के घात। ये -20 था, लेकिन जब इधर किए तो यहाँ पे +1 आया। ठीक है, दशमलव जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ +1 आएगा, तो -20 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो -19 आएगा, तो -19 जूल आएगा। अब देखिए आपसे पूछा है संस्तब्ध विभव, इसमें एक चीज हमें नोट करने वाली बात है, हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्यफलन का मान अगर फोटान की ऊर्जा से ज्यादा हो जाए, फोटान की एनर्जी देखिए कितना है, 3.96 गुणे 10 के घात -19, ये इसमें कितना है -19, तो दशमलव में लेके जाएंगे ना तो ये बहुत छोटा अंक आएगा, और ये कितना है -9, यानी इसकी तुलना में ये बड़ा है। कार्यफलन का मान ज्यादा है और फोटान की ऊर्जा कम है। ठीक है, तो जब भी कार्यफलन का मान ज्यादा हो और फोटान की ऊर्जा कम हो तो ऐसी स्थिति में जो संस्तब्ध विभव होता है इसका मान होता है अनंत। ठीक है, देखिए हमने लिखा है कि जब कार्यफलन का मान फोटान की ऊर्जा से अधिक हो, कभी भी कार्यफलन का मान अगर फोटान की ऊर्जा से अधिक होता है तो जो V0 की वैल्यू आएगी उसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट, अनंत आएगा, V0 का मान आएगा अनंत। ठीक, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आसान सा है, बस चेक करना था इन दोनों के बीच में कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, कार्यफलन का या फिर फोटान का। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो सावर्ट समीकरण की सहायता से म्यू0 का मात्रक, है ना, तो बायो सावर्ट, सबसे पहले तो बायो सावर्ट का समीकरण लिखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, फिर उसका मात्रक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम अपने कोचिंग के नोट से ही करा दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ रहा था तो उससे बचने के लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। देखिए हमने हेडिंग कर रखा है इसमें कि विद्युत धारा के अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र में बायो सावर्ट नियम। ठीक है, यही बायो सावर्ट के नियम की बात हो रही है। तो बायो सावर्ट नियम से संबंधित एक चित्र है, पहले मैं उसको दिखाता हूँ, फिर उसके विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक कोई छड़ है, ठीक है, इस छड़ की पूरी लंबाई डेल्टा एल है, डेल्टा एल कह रहे हैं, पूरी लंबाई तो एल है, और ये अनंत लंबाई का छड़ है ना। देखिए ये छड़ ये सीधा बना सकते थे हम, लेकिन टेढ़ा क्यों बनाए हैं, ये तो सीधा भी बन सकता था, लेकिन इसको टेढ़ा क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी कोई भी चीज अनंत लंबाई की लेंगे आप, तो इसके ऊपर की लंबाई कितनी है और नीचे की लंबाई कितनी ये पता तो है नहीं, तो जब दूर तक कोई चीज आप देखोगे ना तो एक तरफ झुकी हुई दिखेगी। जब अपने से 2 किलोमीटर दूर तक कोई चीज आगे तक और पीछे तक देखेंगे तो जैसे लगेगा कि वो झुका हुआ है, इसीलिए इसको टेढ़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक सीधी छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत। अनंत दिखाने के लिए ऊपर डॉट डॉट कर दीजिए और नीचे भी डॉट डॉट कर दीजिए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस छड़ की लंबाई जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक, अनंत लंबाई की एक छड़ लेते हैं, छड़ में एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं I। जब किसी भी छड़ के अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ जो है ना, छड़ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये छड़ है तो यहाँ पे इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो उसके बाद इधर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर का मतलब हर तरफ होगा ना। अगर इसको देखें तो सर्कुलर में चारों तरफ, जैसे ये पेन है, पेन में अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र तो केवल यहीं एक तरफ थोड़ी होगा, न दूसरी तरफ होगा, किधर होगा, इसके चारों तरफ, ऐसे इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वही है, एक तार है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है I, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो बना है उसका मान क्या है, dV, और dV की यहां से ये अल्पांश लंबाई इसकी dl है। ठीक है, इससे थीटा अंश कोण पर ये r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, वही बोला है, देखिए विद्युत धारा अवयव के कारण, तो I dl जो है वो विद्युत धारा अवयव है। देखिए इसमें लिखा है I
डीएल। ये क्या है? विद्युत धारा अवयव है। इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो ये बन रहा है डीवी, इसी का कैलकुलेशन करना है कि कितना ये डीवी आएगा। ये बहुत आसान है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें थियरी क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसमें थियरी के तौर पर कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान dV है। कैसे क्षेत्र का? चुंबकीय क्षेत्र का मान dV है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए किस किस कारक पर भाई चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करेगा dV, जो हमें कैलकुलेट करके लेके आना है किस किस पे। तो पहले वो देखते हैं। 4 बात है और बहुत आसान है। पहला ये होता है कि जब किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो जो dV होता है ना, वो प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dV देखिए अनुक्रमानुपाती हो गया किसके? प्रवाहित विद्युत धारा I के। ये पहली बात हो गई। दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र dV है यह उस अवयव की लंबाई, यहां पर लिखना चाहिए था अल्पांश लंबाई, है ना, अल्पांश लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अल्पांश को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ये dV हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये अनुक्रमानुपाती हो गया किसके? dl के। अल्पांश लंबाई dl है ना, अल्पांश लंबाई यहाँ बोला है तो dl के। और तीसरी बात क्या बोला है? तीसरी बात यहाँ पे बोल रखा है कि यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जया का मतलब होता है साइन, थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए dV जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके? साइन थीटा के। थीटा की जया यानी साइन थीटा के समानुपाती हो गया। अगला है यह बिंदु P के अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ये, और यहाँ से जहां पे ये dV बन रहा है बिंदु P, इसके बीच की दूरी क्या है? r। तो इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, r का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? r² आएगा। और इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कितना आएगा? 1/r² आएगा, है ना। इसके बीच की दूरी कितनी है? r। इसका वर्ग करेंगे तो r², और इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कितना आएगा? 1/r²। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/r² होगा। तो देखिए यह बिंदु P के अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए dV जो है प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। अब चारों नियमों को मिलाने पर यही लिखना है। अब सब नियम को ना ध्यान से देखिए आप लोग क्या क्या है। सबसे पहले पहला वाला देखिए, पहला क्या है? dV इज प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा क्या है? dV इज प्रोपोर्शनल टू dl। उसके बाद लिखा है dV इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए dV इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। अब इन चारों को मिलाइए तो चारों में अगर आप देखेंगे ना तो एक तरफ की ये चीज तो सब में समान है। यहाँ भी dV है, यहाँ भी dV है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे dV। और सबके बीच में कैसा चिन्ह है? देखिए समानुपाती का, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वही चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया और इन सबको मिला दीजिए। तो ये I है, ये dl है, ये साइन थीटा है, ये 1/r² है। सबको मिला दीजिए तो कितना होगा? I dl साइन थीटा अब बटे r²। तो वही देखिए नीचे लिखा हुआ है I dl साइन थीटा बटे r²। ये समानुपाती है। अब समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो कोई न कोई नियतांक आएगा। तो इस संबंध में बायो सेवर्ट के हिसाब से जब ये हटेगा तो चुंबकीय नियतांक लेंगे तो dV इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो यहाँ पे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा आपका μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रखा है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए।
इस विचलन के लिए आपतन कोण है ना, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें अपवर्त ये क्या बोला है कि समबाहु प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण है ना। तो इसके डेटा में लिखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको दे रखा है अपवर्तनांक है ना। अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.732। देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है 1.732, तो अपवर्तनांक दे रखा है 1.732 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है समबाहु प्रिज्म, यहाँ पे देखेंगे आप तो लिख रखा है स्पष्ट इन्होंने कि बने समबाहु प्रिज्म है ना। तो समबाहु प्रिज्म के केस में होता क्या है, यहाँ देखिए समबाहु प्रिज्म कोई भी समबाहु अगर बनता है त्रिभुज इस तरीके से, तो इसके सभी कोण कितने के होते हैं 60 अंश के है ना। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी आपस में इक्वल होते हैं, तो 60 अंश के हो जाते हैं। तो समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण जो होता है वो 60 अंश हो जाता है। विचलन कोण डेल एम और आपतन कोण आई, इसका मान हमको निकालना है। ठीक, आपको अपवर्तनांक दिया, प्रिज्म कोण दिया, विचलन कोण और आपतन कोण, दो चीजें निकालनी है। बढ़िया सवाल है ये, देखते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आप लोग पढ़े भी हैं, उसी फॉर्मूले पे ये पूरे तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। जब आप वैल्यू रखोगे तो n का मान देखिए कितना दे रखा है 1.732, तो n की जगह आप रख दीजिए 1.732। ये साइन है तो साइन हो गया। a का मान देखिए कितना दिया है, a का मान यहाँ 60 दे रखा है, तो इस 60 को रख दीजिए, तो a का मान आ गया 60 अंश प्लस डेल एम हो गया अब बटे 2, और ये बटे में क्या था साइन a बाई 2, तो साइन a का मान रखिए 60, तो 60 बटे 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1.732 जो होता है ना, ये करणी में 3 का मान होता है, तो इसकी जगह करणी में 3/1 लिख लिए। ठीक, आगे हमने क्या करा कि साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, ऊपर वाला जो था इसको ऐसे ही रहने दिया, और 2 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा साइन 30, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख दिया। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। 1/2 का अगर करणी में 3 में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करणी में 3 होगा, तो करणी में 3 हो जाएगा, और इस 1 का गुणा इस 2 में होगा तो कितना आएगा 2/2, तो ये बन जाएगा करणी में 3/2। ठीक है, इस तरीके से सीधे गुणा करेंगे तब 1/2 का, 1 का करणी में 3 में होगा तो करणी में 3, और इस 2 का 1 में होगा तो 2, तो रूट 3/2 आ जाएगा। आगे देखिए ये बनेगा साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2, तो साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप देखिए ना करणी में 3, जैसे क्या है कि अगर इस पूरा, ये तो कोई कोण तो है नहीं, ये एक्चुअल में तो कोण है, लेकिन इसका स्पष्ट भिन्नात्मक मान तो हमें प्राप्त नहीं है कि भिन्न के रूप में कोई मान निकाल लें। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए ना, तो इसके बगल वाले हिस्से को देखिए, क्या ये साइन के रेफरेंस में कोई मान दे पा रहा है भिन्नात्मक, तो ये जो भिन्न है ये कोण के रूप में इसको बदल के देख लीजिए। जैसे ये क्या है, ये एक कोण है, हम इसका भिन्न वाला मान रखते हैं हमेशा, तो कभी कभी कॉमन सेंस लगा के इस भिन्न को भी कोण के रूप में लिखा जा सकता है, तो कोण के रूप में लिख दीजिए। तो रूट 3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60, साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2, तो इसकी जगह क्या रख दिए साइन 60, और यहाँ पे देखिए वही रखा है साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेम चीज वो आ गई ये वाली, और इसकी जगह हमने रख दिया साइन 60 अंश। अब इस साइन से ये साइन खत्म हो जाएगा, केवल इनके कोणों का तुलना कर लेंगे। तो इसका कोण कितना है भाई 60, तो हमने 60 रख लिया। इसका कोण कितना है 60 प्लस डेल एम बटा 2, तो यहाँ पे देखिए ये 60 प्लस डेल एम बटा 2 केवल कोण आ गया। ठीक, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करोगे आप तो 2 का 60 में करोगे तो 6 दूना 12, तो ये 120 बना, और ये आपका 60 था तो 60 ही है, ये डेल एम था तो डेल एम ही है। अब देखिए इस 60 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 60, तो वही हमने इधर लिख दिया 120 माइनस 60, और डेल एम को यहीं रहने दिया। तो डेल एम इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 60, तो डेल एम का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। तो विचलन कोण जो था पूछा था उसका मान 60 अंश आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक चीज और है इसी में, देखिए इसी सवाल के अंदर आई भी पूछा है आपतन कोण, वो भी देख लेते हैं। आई बराबर होता है, यहाँ देखिए आई बराबर होता है a प्लस डेल एम बटा 2, तो a का मान कितना है प्रिज्म कोण का 60 अंश है तो 60 रख लिया,
और डेल एम अभी अभी सॉल्व करके आपने निकाला 60, तो इसकी जगह भी 60 रख लिया और बटे में 2, तो 60 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 120, और 2 से 120 को भाग करेंगे तो आपतन कोण आई का मान भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, समझ आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा ही है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड इसमें यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत L लंबाई के धात्विक छड़ को अपने तल के ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरे के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये अंग वाला सवाल हम लोगों को करना है। अब क्या पूछा है, आप यहाँ देखिए, छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप सभी लोग जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिए ना, तो इसी में से पहले तो हेडिंग बनाइए और इसी को लिखिए। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आंसर के रूप में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, अपने शब्दों के रूप में। देखिए अगर इसको हम हेडिंग बना लें इस तरीके से कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, हेडिंग कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए वही हेडिंग किया गया है इधर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ठीक है, ये तो हेडिंग हो गई। अब क्या करेंगे भाई, अब इसी सेम टू सेम जो ये दिए हैं ना, इन्हीं के शब्दों में घुमा के इनको वापस करिए। और आप लोग ये मत सोचिए कि अगर ऐसा लिखेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, जो पूछे हैं वही हम लिख रहे हैं। इन्होंने बोला ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत, तो देखिए वही लिखे हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत। ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं उतार रहे हैं जो आप लोग सोचेंगे कि ये तो प्रश्न ही लिख दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी को मॉडरेट कर रहे हो अपने लैंग्वेज में और उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। आखिर ये शब्दों को कहां से लाएंगे, इन्हीं का उपयोग करिए, दे रखा है सीधे सीधे। देखिए तो हमने लिख दिया माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, यहाँ पे भी देखिए वही दिया है, यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत L लंबाई के धात्विक छड़ को अपने तल ओमेगा के कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत L लंबाई की धात्विक छड़ अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है ना, हमने अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दिया, घूम रहा है। उसके बाद हमने एक चित्र बनाया है, चित्र में देखिए ये O है, ये O से A तक ये एक छड़ है। ठीक, ये क्या है, ये एक छड़ है। ये इस छड़ की लंबाई दे रखी है हमने L, और ये छड़ क्या करता है, कुछ समय बाद, पहले छड़ इस पे घूम रहा है चूंकि, तो छड़ A स्थिति में है, कुछ समय बाद ये कहाँ आ जाएगा, घूमते घूमते B पे, तो कुछ टाइम बाद छड़ जो है ना वो इस वाली पोजीशन B वाली पोजीशन पे आ जाता है। तो देखिए हमने वही बात इसके नीचे लिखी अब कि माना घूमती हुई छड़ डेल्टा T समय में डेल्टा थीटा कोण घूमकर बिंदु A से B पर आ जाती है। ठीक है, ये कोई छड़ था, ये छड़ घूमते हुए कितने समय में, डेल्टा T समय में यहां से घूमते हुए धीरे धीरे देखिए कितना कोण घूमता है, डेल्टा थीटा कोण घूमता है, इतना इतना कोण घूमने के बाद वो बिंदु A से बिंदु P पर आ जाता है। अब देखिए हमें निकालना पता है क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है, ये हमारी हेडिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि इसके केंद्र पे, सेंटर पे कितने अंश का कोण बनेगा। मान लीजिए ये छड़ पूरा अगर घूम जाए, तो अगर ये पूरा घूम जाएगा तब तो ये एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त के केंद्र पे जो बनने वाला, इसमें कोण कितना है, डेल्टा थीटा है, लेकिन वृत्त के केंद्र पर कितना होता है 360, और 360 को हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे वही हमने लिख रखा है, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, इसके रेफरेंस में ये जो चाप बनता जा रहा है, या परिधि कह रहे हैं, ये जो क्षेत्रफल बनता जा रहा है उसके हिसाब से। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा भाई, अगर पूरा वृत्त घूम जाए एक बार, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम वही लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर का मान कितना है, एल है ना, लंबाई इसकी जो है वही आर का काम कर रही है, तो ये आपका बना पाई एल स्क्वायर।
यानी कोई भी छड़ अगर 2 पाई घूम जाए, कितना घूम जाए, अपने केंद्र पर 2 पाई 360 अंश अगर पूरा इस तरीके से वो घूमता है तो वो एक वृत्त बना देगा, और उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई एल स्क्वायर। तो देखिए 1 डिग्री पे कितने का बनाएगा, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई को आप इधर भेज दो तो पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई आ जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो कितना बचा, एल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद एक चीज और है, हमने यहाँ पे लिखा कि छड़ द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल। आप देखिए छड़ द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल हमने कितना माना है, डेल्टा ए। डेल्टा ए बराबर कितना आएगा भाई, देखिए अब 1 डिग्री अगर घिर रहा है कोई चीज, केवल 1 डिग्री कोण घिर रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, एल स्क्वायर बटे 2 आ रहा है। तो अगर डेल्टा थीटा डिग्री घूमेगा तो डेल्टा थीटा का इधर 1 में गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे, तो डेल्टा थीटा डिग्री बराबर होगा डेल्टा थीटा गुणे एल स्क्वायर बटे 2। तो इसी में देखिए डेल्टा ए के लिए हमने क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर बटा 2। ये एल स्क्वायर बटा 2 1 डिग्री का था, अब घूमना कितना था भाई, डेल्टा थीटा, तो हमने डेल्टा थीटा से इसमें गुणा कर दिया। तो क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको कितना, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए फैराडे का एक नियम है, ठीक है, तो वही बोला है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम से छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स फाई जो होता है ना, फ्लक्स फाई बराबर, यहाँ देखिए नीचे, फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू डेल्टा ए। ये फ्लक्स आप पढ़े होंगे, चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर होता है बी इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई है, तो इस डेल्टा फाई की जगह ये मान बी इंटू डेल्टा ए रख देंगे। तो बी इंटू डेल्टा ए यहाँ पे रखिए तो ई बराबर कितना हो जाएगा, बी इंटू डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। ठीक है, 1 मिनट में दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर, ठीक, तो ये था डेल्टा फाई इक्वल टू कितना, बी डॉट डेल्टा ए। तो ई बराबर हो जाएगा बी इंटू डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल है। अब ऊपर देखिए, अब तो डेल्टा ए का मान आप यहाँ निकाल रखे हैं। यहाँ पे देखिए डेल्टा ए बराबर कितना निकाल रखा है आपने, डेल्टा थीटा डॉट एल स्क्वायर बाई 2। डेल्टा ए का मान कितना निकाल रखा है, डेल्टा थीटा डॉट एल स्क्वायर बाई 2। तो इसी का वैल्यू, ये वैल्यू जो है डेल्टा ए की मान, इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए ये ई था तो ई रह गया, बराबर ये बी है तो बी रह गया, और डेल्टा ई की जगह पे आप क्या रखेंगे, डेल्टा थीटा, ये आपका आ गया डेल्टा थीटा, और डॉट एल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डॉट एल स्क्वायर बाई 2। ये बटे में जो डेल्टा टी है ना, इसी को नीचे हमने बटे में रख दिया डेल्टा टी। ठीक, आगे देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का मान होता है ओमेगा। तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के ओमेगा, क्योंकि इसका मान ही होता है। ठीक है, ये आपका कोणीय विस्थापन है, ये आपका समय है, समय अंतराल। तो विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर क्या होता है, वेग। तो ये हो गया कोणीय वेग ओमेगा। तो यहाँ पे ई था तो ई रह जाएगा, ये बी है तो बी रह जाएगा, और डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी की जगह अगर ओमेगा रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा, और डॉट ये कितना आएगा, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2। अब इसमें चूंकि बटे 2 है, अंकों को आगे लिख लो तो 1/2 को आप आगे कर सकते हो। तो ई बराबर हो जाएगा 1/2, ये बी ओमेगा और एल स्क्वायर। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया, एक बार समझ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और है, इसको अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, 5वें का क, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं।
मतलब एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, दोनों 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं एक ही अक्ष पर, है ना। उसके बाद बोला है मुख्य अक्ष में एक वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। मुख्य अक्ष में एक वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हल किया है, इसको भी समझते हैं अच्छे से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूं जल्दी इसको शेयर करने का, देखता हूं कल करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्नोत्तर पहले का क, उसने बोला था कि दो लेंस था, एक अपसारी था और एक अभिसारी था। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। एक अपसारी है, एक अभिसारी है। अभिसारी उत्तल को बोलते हैं, अपसारी जो है वो अवतल को बोलते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अवतल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी हमने मान ली f1 है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f1 हमने दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए -20 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या अपसारी लेंस, यानी अपसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20, और अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 30, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 15, ठीक। तो यहाँ देखिए अपसारी लेंस ये रहा, अभिसारी लेंस ये रहा। अवतल लेंस की फोकस दूरी f1 -20 दे रखी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी उन्होंने कितनी दे रखी है? 15, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए ये लेंस का सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f2, f2 कितना दे रखा है? देखिए 30, तो 1/30। क्यों f2 ले रहे हैं? क्योंकि हम उत्तल लेंस के रेफरेंस में पूरा हल कर रहे हैं। उत्तल लेंस में बोला था कि इसके लिए जो प्रतिबिंब बने वो अनंत पे बने, तो v का मान इसमें दे रखा था इनफाइनाइट, है ना। इसीलिए हम पहले उत्तल लेंस वाले को सेलेक्ट किए। इसमें केवल f दिया है, u और v दोनों नहीं दिया है, तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ से इधर कहीं v माने यहाँ, तो इधर दूरी मानेंगे x, फिर x मान के हल करेंगे, तो वैसे भी आंसर आएगा लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसमें चूंकि अनंत दे रखे थे तो एक क्लू मिल गया था, तो यहां से हम हल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो v बराबर दे रखा था इन्होंने अनंत, और f2 दे रखा था 30। तो उत्तल लेंस के लिए 1/f2 इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू रखिए, 1/f2 की वैल्यू 30 है, तो 30। v का मान कितना है? अनंत, तो अनंत, और माइनस 1/u। 1/अनंत का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। ये आया आपका 1/30 बराबर माइनस का 1/u, है ना। अब इसका 3 गुणा कर दीजिए आप, तो u का 1 में गुणा करेंगे तो u, और 30 का 1 में करेंगे तो 30 से कम -30, तो u का मान आ गया -30। अब देखिए यहां से ये जो वस्तु रखी गई है ना वो यहां कहीं रखी गई है, यानी यहां से -30 इधर आएगा, तो -30 यहां कहीं हम मान लीजिए। तो इस यहां से यहां चलने में कितना खत्म हो गया? 15 सेंटीमीटर तो यहीं रह गया। तो इसके इधर जाएंगे तो v का मान इसके लिए कितना आएगा? 15 यहां और 15 इधर, तो इसके इधर की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये आएगा आपका -15, ठीक। अब देखिए समझिए कैसे, यहां पे हमने लिख रखा है वही चीज कि अवतल लेंस के लिए v का मान कितना होगा? देखिए -30 और +15। -30 ये जो u निकला है ये -30 आ गया उसके लिए, और +15 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके इधर जाना था, मतलब चित्र में देखेंगे हम तो समझ आएगा। दोनों के बीच की दूरी 15 थी, इसलिए हम 15 इसमें ऐड कर रहे हैं। अब -30 से 15 को घटाए देंगे अब, तो कितना बनेगा? -15 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस बार v का मान -15 निकल गया, हमको बस u निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कर लिया। f1 की वैल्यू यानी अवतल लेंस के केस में फोकस दूरी आपकी दे रखी थी -20, तो हमने यहाँ -20 कर ली, तो 1/-20 बराबर v का मान कर लिया -15, तो 1/-15 माइनस 1/u, ठीक है। अब हमने क्या किया? -1/u को उठा के बराबर के इधर भेज दो, तो माइनस इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/u यहाँ पे हो गया, इक्वल टू ये -1/15 है। अब -1/20 को इधर भेज दोगे तो माइनस बराबर के इधर जाके धन का 1/20 हो जाएगी।
अब देखिए ये आया आपका 1/u बराबर 15 और 20 का अगर आप लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक, अब 15 से 60 को भाग करिए, 15 चौक के 60, तो ये माइनस है तो -4, और 20 3 60, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, अब बीच में प्लस है तो +3। अब देखिए 4 में से 3 निकालिए, क्योंकि -4 और +3 है, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में से 3 निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, -1। ये 1/u था तो यहाँ पर 1/u ही लिखें, ये -1/60। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u का 1 में करेंगे तो u, माइनस यहीं छोड़ दीजिए, अब 1 का 60 में करेंगे तो -60, तो u इक्वल टू आंसर आएगा -60। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। पूरे क्वेश्चन का ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का पूछा है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। ठीक है, एक बार आप समझ बना लेंगे तो कठिन नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है अपने पास कि अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना है ना, बोला है अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। इस चीज को दिखाना है किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दिखाना है, और किसके द्वारा, किरण आरेख द्वारा दिखाना है, और साथ ही साथ आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी बताना है। ठीक है, तो ये सवाल कई बार पूछा गया एक्चुअली, और इम्पोर्टेंट भी है, एक बुक में ये दिया हुआ है, तो मैं वहीं से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी सेम ही क्वेश्चन है, अभी आप देखेंगे समझ आ जाएगा, आप लोग पढ़ते भी होंगे इसको। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे क्वेश्चन में दे रखा है सेम वही चीज कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी के न्यूनतम दूरी पे बनता है। तो यही वो घुमा के दे रखा था। देखिए कितनी बार पूछा है ये, 16 में, 18 में, 21 में, 22 में, 23 में, तो ये जरूरी भी है, आप लोग इसको देख के जाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से एक अक्ष बनाना है, उसके बाद एक छोटा सा लेंस बनाना है अभिदृश्यक लेंस, और ये नेत्रिका लेंस बनाना है जहां से देखना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया सबसे पहले, ये एक सेकंड क्लियर दिखेगा आप, यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस के सामने एक प्रतिबिंब रखा गया, तो इससे होके जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होके निकल गई ऐसे, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशी केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे एक दूसरे को मीट करती है, मतलब क्रॉस करती है, तो जब काटेगी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, ये जो AB था इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना A', B', किसके द्वारा, अभिदृश्यक लेंस द्वारा यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को FO बोला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, अभिदृश्यक की हिंदी होगी ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए FO बोला है, और इसका आंख का हिंदी होता है आई, तो इसका F ही बोला है। ठीक है, तो यही FE' है, इधर F ही है, इधर FE' है, इधर FO है, और इधर FO' है। ठीक, और ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है AB, और ये अभिदृश्यक लेंस से इस AB का प्रतिबिंब बन रहा है पीछे यहाँ पे A', B'। ये A', B' जो है ये इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब वस्तु का काम करेगा, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करता है, तो ये इसी वस्तु का आवर्धन बढ़ा के प्रतिबिंब बनाता है यहाँ पे A'' और B''। तो देखिए वस्तु इतनी छोटी सी थी, ये वस्तु अभिदृश्यक लेंस इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसको जो नेत्रिका लेंस है वो वापस बड़ा कर दिया, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार चीजों को आवर्धित करके दिखा देती है। ठीक, अब यहां से बना हुआ कोण बीटा है, और एक कोण अल्फा होगा इसमें यहां से। ठीक है, तो 2 कोण इसमें रहते हैं, ये बहुत आसान है, मतलब एक बार आप डायग्राम बना लेंगे ना, कोचिंग में हमने बच्चों को तो बार बार बनाया है, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों पेपर में ये पूछता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार कराया है। अब देखिए आंख से ये जो ह्यूमन आई है यहाँ कहीं रखेंगे, आंख से A और B के बीच जो बनने वाला कोण है यहाँ पे 60 में देखिए लिखा है, आंख E से
ए बी, ए क्या है, ए बी क्या है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, इस पर बनने वाला जो कोण है वो कोण अल्फा है, और ये वाला कोण आपका बीटा है, ए डैश बी डैश, और ये कोण क्या है, बीटा। तो अल्फा और बीटा आपको मिल गए, इन्हीं पर डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होती है, इन्होंने लिखा है कि माना कि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका ई पर बीटा कोण बनाता है, आंख नेत्रिका के समीप है, अतः ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को भी बीटा मान सकते हैं। माना कि यदि वस्तु ए बी आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो तो आंख पर अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, तो इसको लर्न करेंगे। अब ये रे डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है, किरण आरेख, चित्र आरेख, तो इसका 2-3 बार बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 लेंस रखिएगा, वस्तु रखिएगा, पीछे उसका इमेज और इसका इसके पीछे इमेज बना दीजिएगा। ठीक, इस लेंस द्वारा ये बना के 2-1 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यम बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अस्पष्ट हो। तो ये बीटा बाई अल्फा होता है। अगर ये याद न रहे तो डायरेक्ट एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा लिखिएगा, और फिर बीटा को आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ये सब छोड़ दीजिएगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि जब बीटा और अल्फा अत्यंत छोटे हैं अतः बीटा बराबर tan बीटा और अल्फा बराबर tan अल्फा। और tan बीटा का मान यहाँ से देख लीजिए, ये आपका बीटा है, तो tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ए डैश बी डैश, तो ये लंब बन गया tan बीटा का ए डैश बी डैश बटे आधार कितना है, ई से ए डैश, तो ई ए डैश है ना। इसी तरीके से tan अल्फा, तो यहाँ देखिए tan अल्फा बराबर अगर आप लेंगे तो लंब बटे आधार आएगा, लंब कितना है ए बी, तो देखिए tan अल्फा बराबर ए बी बटे आधार कितना है ए से आंख तक ए, तो ए से आंख तक की दूरी को क्या ले रखा है डी, तो यहाँ पे आप ले लीजिए डी। तो अल्फा बराबर हो गया tan अल्फा और ए बी बटे डी। अब देखिए ऊपर क्या था, यम बराबर बीटा बटे अल्फा था, तो वही देखिए यहाँ पे फिर उन्होंने लिखा कि यम बराबर बीटा बटे अल्फा। अब बीटा का मान जो यहाँ पे आप tan बीटा से निकालें वो रखिए, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, तो ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश, और अल्फा का मान रख दीजिए कितना, ए बी बटे डी, तो ये ए बी बटे डी हो गया। ठीक है, अब इसको उल्टा मतलब रिवर्स कर देंगे, तो ए डैश बी डैश बटे ए ई था यहाँ पे, ए डैश बी डैश बटे ए ई, ये पलट जाएगा तो डी ऊपर चला जाएगा और ए बी आपका नीचे आ जाएगा। तो वही ए बी जो नीचे आएगा उस ए बी को पहले रख लिया गया है, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, और ये डी आपका ऊपर चला ही गया है, और बटे ए ये है, तो डी बटे ई ए डैश यहाँ पे आ गया। ठीक, अब क्या होता है देखिए, यदि वस्तु ए बी तथा प्रतिबिंब ए बी डैश अभिदृश्यक ओ से दूरियां क्रमशः V0 व VO है, तो आवर्धन सूत्र के हिसाब से ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस V0 अपॉन माइनस U0। ठीक है, इस प्रकार नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी कितनी है, यूई है, तो ई ए डैश का मान कितना आएगा, माइनस यूई, जो यहाँ पे ई ए डैश है इसका मान आ जाएगा माइनस यूई, तो इसी में वैल्यू रख दीजिए। तो ये यम है ना, तो देखिए नीचे लिखा है यहाँ पे यम, आपको दिखाई नहीं दे रहा, रुक जाइए, अब दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये डेरिवेशन था हम लोगों का m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, तो वही है यहाँ पे m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और बीटा बाई अल्फा की जगह ये आ गया था ए डैश बी डैश बटे ए बी, m बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो वही लिखा है m बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है, प्लस V0 अपन माइनस, तो ये यही लिख दिया प्लस V0 अपन माइनस U0, और ब्रैकेट में ये d बाई ई ए था, तो माइनस डी अपन माइनस यू ई। ठीक, क्योंकि ई ए की वैल्यू कितनी है, माइनस यू ई, और यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस डी अपन माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा ये, तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस V0 अपन U0 डी अपन यू ई। अच्छा, एक चीज और बोला था वो कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आपको बताना था। तो इस स्थिति में देखिए
अंतिम प्रतिबिंब क्या बना है, अंतिम प्रतिबिंब यही तो है, ए डबल डैश और बी डबल डैश। यहाँ पे देखिए चित्र में ए डबल डैश और बी डबल डैश, यही अंतिम प्रतिबिंब है। तो वही बोला है कि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका से दूरी डी है, तब लेंस के सूत्र नेत्रों के लिए v बराबर आएगा माइनस डी, u बराबर आएगा माइनस यू, या बराबर आएगा प्लस एफ ही। ठीक, तो वही लेंस के सूत्र में रख दीजिए, तो 1/-डी माइनस 1/ui बराबर 1/एफ ही। या फिर इस माइनस वाले को सब में क्या करो ना, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो भी ऐसा हो जाएगा ये कन्वर्ट होके। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं, है ना, माइनस माइनस ये प्लस में तो है ही है हमारे पास। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, अब तो कितना आएगा 1/ui आएगा, प्लस में तो 1/ui हो गया। और इस 1/-डी को जब इधर भेजेंगे, ये बीच में इक्वल इक्वल के इधर भेजेंगे, तो -1/d कितना आएगा, प्लस का 1/d हो जाएगा। ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस का 1/d, ये 1/f ही था ही, तो प्लस 1/f ही हो गया। ठीक है, अब क्या किया गया, d से सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर, इसमें भी d से कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d/u ही हो जाएगा। देखिए d/u, इसमें d से करेंगे तो d से d कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। और इसमें d से करेंगे तो d/f ही हो गया, तो ये प्लस d/f ही हो गया। ठीक है, अब d/ue का मान यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले में ये d/ue था ना, यहाँ पे इसका मान d/ue का ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए m इक्वल टू ये जो है -v0/u0, तो ये हो जाएगा -v0/u0, और ब्रैकेट के अंदर d/ue का वैल्यू रखिए, d/ue का वैल्यू कितना है 1 + d/f ही, तो ये हो गया 1 + d/f ही। ठीक है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की कुल लंबाई कितनी होगी, v0 + ue। ये एक डेरिवेशन था अच्छा सा, आप लोग इसको तैयार करिएगा। ठीक है, आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ इसका डायग्राम, ताकि आप इसकी इमेज ले लें, फोटो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और एक बार जरूर देखिए, 1-2 बार बनाइए, बार बार पूछने की संभावना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, आप लोग देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और दूसरा पार्ट का जो वीडियो है, इसके बचे हुए सवाल जो रह जा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है, इसके बाद तो अभी है वेटस्टोन सेतु का ऊर्जा बैंड, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चंस हैं, ये बहुत जल्दी ही डाल देंगे। ये वीडियो बनाने में तो काफ़ी लेट हो गया मुझे, क्योंकि बीच में यूपीपी वाले बच्चों का पेपर है, तो उसी के रेफरेंस में उन लोगों को पढ़ाने में बहुत टाइम देना पड़ा। यूपी पुलिस का एग्जाम है इसी 18 को, तो उन लोगों को बड़ा समय देना पड़ गया, जिसकी वजह से आप लोगों की वीडियो आने में लेट हुआ। और अब तो खैर उन बच्चों का ख़त्म हो गया है, वो लोग कल चले जाएंगे, कल परसों से पेपर देने, तो मैं वीडियो अब कंटिन्यू डाल दूंगा और जल्दी जल्दी डाल दूंगा, एक दिन में 2-2 वीडियो डाल देंगे, 2-2 3-3, तो आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे हो जाएगी और ये अनसॉल्व आपको इसका सलूशन देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।